सर जैसे हम अपने आप से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी लिमिट होता है और वो एक्सपैंड नहीं हो पाता कि हम उसके बियॉन्ड सोच पाए। हम अपने आप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस? जैसे अभी लाइफ में कुछ अचीव करने की बात हो रही थी कि हाउ वी कैन अचीव मोर देन व्हाट वी थिंक। तो सर जैसे कोई पर्टिकुलर जैसे करियर है, अगर मैं सैलरीड हूँ तो मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं उसमें डेप्थ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता हूँ कि इधर मैं मतलब सर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चंस नहीं कर पाते जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थॉट प्रोसेस भी हमारा लिमिटेड रहता है, वो एक्सपैंड नहीं हो पाता है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। हम क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हैं अपने आप से? क्या आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अपने आप से सुबह से रात सर तक? क्वेश्चंस करते हैं बट राइट क्वेश्चंस नहीं करते। अब ये राइट क्वेश्चन क्या होता है और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? राइट क्वेश्चंस जितना हमारे एक्सपीरियंस में चीज़ें आ रही हैं उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। मतलब अगर जैसे अभी आप कोई क्वेश्चन करेंगे वो मेरे एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है। अब उस चीज़ के बारे में अगर मैं सोचता हूँ अपने माइंड के अंदर तो एक नया नज़रिया मिलता है वो उस चीज़ को देखने का, तो वो राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गए। इस पे थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होते हैं। आपने कहा अपने आप से हम क्वेश्चन नहीं करते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? अब ये सही क्वेश्चन क्या है और गलत क्वेश्चन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम क्वेश्चंस के साथ में ठहरते नहीं है। डू यू स्टे विद अ क्वेश्चन? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन है जो माइंड में आया एंड दैट टू इट हैज टू बी द राइट क्वेश्चन। अभी राइट और रॉन्ग क्या है उस पर अभी हम आते हैं, बट अगर कोई राइट क्वेश्चन आ भी गया मान लो आपके माइंड में, पहले तो आपको ये नहीं पता कि वो राइट है रॉन्ग है, उसके बाद में अगर वो राइट आ भी गया तो ऐसा नहीं होता कि वो आ करके चला जाता है अगर उसका आंसर आपको फटाफट नहीं मिलता है, कुछ मिनट में या कुछ घंटों में नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के साथ ठहरना है फॉर अ फ्यू डेज विदाउट एन आंसर, तो क्या हम अनकंफर्टेबल नहीं होने लग जाते? क्या हमें डर नहीं लगने लग जाता है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हो रहा है अब छोड़ो इसको? एंजाइटी होने लग जाती है। एंजाइटी होने लग जाती है क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में घुस गए। नोन क्या होता है? एक क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा, उसका फटाफट से जवाब मिल गया। कहां से मिला? अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी वहीं पे उसका जवाब भी पड़ा हुआ था। तो 99% लोग जो कि एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, उसमें से 1% को मैंने हटा दिया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। रीजन कुड बी समथिंग एल्स, मे बी हेल्थ, मे बी दिस, मे बी दैट, कुछ और हो सकता है। बट 99% लोग जो मीडियोकर लाइफ जीते हैं और उसी में मरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उनकी जो थिंकिंग है उसमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछ लिए बचपन में, उसके आंसर्स मिल चुके हैं। अब उनके पास आंसर्स तो हैं, क्वेश्चंस है ही नहीं। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। आप इस चीज से रिलेट करो अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में। वो लोग जिनकी एज ज्यादा है, आपसे मान लो डबल एज है, लेकिन उन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का चीज नहीं किया है। अब उनके पास अब जाओ किसी भी चीज के बारे में बात करो, उनके पास में हर बात का जवाब है, एक ओपिनियन है, अपना एक बिलीफ है, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं है ढंग का। और कभी ये तो है ही नहीं कि मुझे नहीं पता। They never say that. जितना आपको नहीं पता होता एक्चुअल में अंदर से, यानी जितना आप इंटेलिजेंट नहीं होते हो, उतना ही आपके पास में जवाब ज्यादा होते हैं। और जितना आप अंदर से वाइज होते चले जाते हो, इंटेलिजेंट होते चले जाते हो, उतना ही आप साइलेंट होते चले जाते हो। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि यू कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली अबाउट एनीथिंग। और ये जैसे जैसे इंसान को समझ आता है तो वो हम्बल होता चला जाता है, वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। अब उसका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड बनता है। अब उसको समझ आता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लाइफ में, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्यों ना उस काम पे फोकस किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अचीव करने में, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ऐसे अपनी थिंकिंग को एक्सीड किया जाता है। एक लेवल है जहां तक आप सोच सकते हो, और आप कहां तक सोचते हो? जो भी आपने पास में अचीव किया है या जो भी अभी कर रहे हो उससे थोड़ा बहुत ऊपर होता है, बस उसका 100x या 1000x होता ही नहीं है माइंड में। तो उस पाथ पे आप चल रहे होते हो। आई होप यहाँ तक हम साथ साथ में हैं। सर एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज, मतलब बड़े अंदर लाइन बैठ गई आपने मुझे कही है। मैं अब रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है, क्योंकि सब स्पॉन्टेनियस है। बट मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे साथ साथ में चलने की कोशिश करो। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको याद करके क्या होगा, ये कोई लेक्चर थोड़ी है, कोई एग्जामिनेशन में आने वाला तो है नहीं। थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। अगर हम साथ साथ चल पाए अगले 1 घंटे तक, यानी जैसे मैं सोच रहा हूँ आपकी भी
थॉट प्रोसेस साथ साथ में चल पाई, तो आप देखना कुछ कमाल का लेकर के यहाँ से आप निकलोगे, जो आज से पहले लाइफ में आपने कभी कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अब शुरू यहाँ से करते हैं सेशन को कि राइट क्वेश्चनिंग क्या है और रॉन्ग क्वेश्चनिंग क्या है। जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप किसी और से पूछ रहे हैं, वो भी उसको ब्लेम करके, दैट इज रॉन्ग क्वेश्चनिंग। क्योंकि कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से हो सकता है कर भी ले, लेकिन डीप विद इन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो गलत है। तो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और यही हमारी सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब बिजी हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। तो हम क्वेश्चंस पूछते भी हैं तो छोटे छोटे पूछते हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनकी सोच भी छोटी छोटी है, और वहीं पे उलझ करके रह जाते हैं। आप जिसके साथ में लड़ते हो, बहस करते हो, डिबेट करते हो, उसी के लेवल पे आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अपना ओपोनेंट सोच समझ करके चुनना चाहिए। तो अगर किसी और से आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लेते हैं आपकी मैरिज हो गई है और आपने जा करके अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारी लाइफ के बड़े गोल से कनेक्टेड नहीं है। बड़े गोल्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। वन इज हेल्थ, देन वेल्थ, देन रिलेशनशिप। हेल्थ जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिजिकल हेल्थ भी आ गया, मेंटल हेल्थ भी आ गया। जब वेल्थ की बात कर रहा हूँ तो आपका प्रोफेशन कवर हो गया है। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो हैप्पीनेस कवर हो गया है। बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑलवेज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन। ये बात याद रखना हमेशा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बिना किसी के मैं खुश हो जाऊंगा, ये भी एक उनका थॉट है जिसको पकड़ करके वो खुश हो रहे हैं, जो टिका रहने वाला नहीं है। जैसे ये थॉट जाएगा तो उनके अंदर का जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो उनको काटेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो जो क्वेश्चन इन तीनों से कनेक्ट होता है और इन तीनों को लॉन्ग टर्म में बेटर बनाता है, वो सही क्वेश्चन है। मतलब अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बेटर कैसे बनाऊं, नॉट इन शॉर्ट टर्म, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यानी कुछ ऐसा करूं, माइनर चेंजेस, जिसको कि मैं आराम से इंप्लीमेंट कर सकूं आज ही, अभी, और पूरी जिंदगी के लिए जिसको सस्टेन कर सकूं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। एक है जो डे टू डे बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, प्रॉब्लम एक नहीं आएगी, हजारों आएंगी। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो टेम्पररी हैं, कुछ ऐसी है जो परमानेंट है। तो अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम है जिसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसको सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो क्या सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चन पूछने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। जैसे जब हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है तो उससे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जब बिजनेस करते हैं तो डेली की 100 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से मान लो 10 मेरे तक पहुंचती है, बिकॉज आई एम सिटिंग एट द टॉप। अब उन 10 में से मुझे डिसीजन लेना होता है कि कहाँ मुझे अपना ध्यान देना है और कहाँ नहीं देना है। ऐसे ही अपनी लाइफ के आप सीईओ हो गए, टॉप पे बैठे हो अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा वाइजली कि कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ करके रह गए हो, गॉसिप्स में उलझ करके रह गए हो, विच इज कॉल्ड जीरो सम गेम। आप अगर 10 साल तक भी वो करते रहोगे तो एंड में कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ब्लेम गेम खेल रहे हो जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ब्लेम करते रहो अपने पेरेंट्स को कि आपने बचपन में मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दी, जिस वजह से आज देखो मेरा क्या हाल है, व्हाटएवर। तो इस ब्लेम गेम से कुछ मिलने वाला है? एंड में कुछ हाथ आने वाला है? कुछ भी नहीं। क्या आप बेटर होगे या और नीचे गिरते चले जाओगे, और आपकी सोच नीचे 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 इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। बड़ा कुछ सोचने के लिए तो वहां पे जगह ही नहीं होगी। तो पहले माइंड में जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यानी कि पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम बड़ी है, क्या छोटी है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। तो छोटी छोटी चीजों से फ्री होकर के सिर्फ बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करना है। और आपकी लाइफ की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग हो सकती है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। तो अपनी लाइफ को स्टडी करना है, किसी और की लाइफ को देख करके डिसीजन नहीं लेना है। और वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है। आज कुछ और है टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और होगी, तो वो चेंज हो जाएगी। तो आज आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो कि आपकी टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म के स्टैंड पॉइंट से उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। शुरू यहां से करना है कि मेरे पास में उसका सोल्यूशन नहीं है, या अगर है भी तो वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। और ऐसा सोल्यूशन जो इंप्लीमेंट ना हो सके वो सोल्यूशन है ही नहीं।
ये क्लियर हुआ? आप लोगों के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि मैं अगर ये कर दूं ना तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, वो आप 10 बार करके देख चुके हो, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। मेरी बात आई एम नॉट श्योर आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरी मीटिंग चल रही है अपने ऑफिस में कुछ टीम लीडर्स के साथ में, तो एक प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है। तो जो हमारे टीम लीडर है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसका ये सॉल्यूशन है। उन्होंने बोला हाँ ये सॉल्यूशन तो मैंने 4 दिन पहले ही अपनी टीम को बता दिया है। मैंने कहा दैट इज ओके। आपने रिपोर्ट ली कि वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? फिर जब मैं ग्राउंड लेवल पे गया, जा करके देखा तो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं। और बहुत बार क्या होता है कि वो सॉल्यूशन ऐसा होता है वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। So that solution could be from my side or from the side of somebody who is at a senior level, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसमें देखा जाए तो ब्लेम किसके ऊपर आया या कौन बेवकूफ निकला? आप खुद, क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो खुद को बेवकूफ कहने का भी दम होना चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं है। हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं, और ये रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ही सॉल्यूशन है, सामने वाला जो सोच रहा है वो तो बकवास है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी बकवास हो, जो वो सोच रहा है वो भी बकवास हो, बट उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पहले आप खुद को देख लो कि आपका सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है, फिर हो सकता है इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देन यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि वो हो सकता है एकदम से ना निकले सॉल्यूशन, तो सामने वाले को कम्युनिकेट करना होगा। यहां तक हम साथ साथ चल पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, अपनी सोच जहां तक भी आपकी जा रही है उसको एक्सीड करने के लिए यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते क्या हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो लाइफ की छोटी छोटी जो इनसाइट्स होती है, छोटी छोटी जो लर्निंग्स होती है, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अच्छी है, यानी आप बस खुद में 24 घंटे उलझे हुए नहीं हो। मैंने कहा ना स्पेस होना चाहिए, यानी अगर आप 24 घंटे हो कहीं पर लेकिन अपने माइंड में ही कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हैं, तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये सब क्या है? इट्स अ जीरो सम गेम। एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आता है। बहुत बार तो हम अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, जिसको अगर आपने कर भी दिया तब भी कुछ हाथ में एंड में नहीं आने वाला है। मतलब कि एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो अगर आप जीत भी गए तब भी कुछ नहीं आने वाला है हाथ में, तो लड़ी क्यों रहे? अगर एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जहां तक आपकी सोच जा रही है उससे बहुत बड़ा, जो अंदर से तो आप चाहते हो और नहीं चाहता, कि आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में करना या नहीं? Yes, sir. बट कर कितने पाते हैं? हजारों में कोई एक। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे होता है, उसकी बात अभी हो रही है कि पहले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। छोटी प्रॉब्लम समझ आ गई ना, जो टेम्पररी है, अनित्य है, यानी अभी है और कल शायद नहीं है। बताइए। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अब ठीक है आज तो हम सेशन कर रहे हैं, कल से हमारा डेली लाइफ शुरू होता है, वही छोटी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व आउट करना ही है, चाहे मेरा बिजनेस है या जॉब। जैसे एज इन फैक्ट्री है मेरी, तो कभी कपड़ा खत्म हो गया, कभी धागा, आज ये जीन्स नहीं थी इसलिए कम सेल हुआ। एंड एट दी एंड जब मैं रात को जाके शांति से बैठूंगा तो सर मेरे दिमाग में तो यही चीजें चल रही है कि यार ये होता तो आज इतना और ऑर्डर कर सकते थे हम, ये था वो था। तो सर डेली लाइफ में तो हमें कभी सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर वही रूटीन हुआ कि मैंने खाना खाया, सो गया, देन सुबह फिर वही है, धागा कपड़ा। जो आपने कहा कि पूरे दिन मैं इसी में बिजी रहता हूँ कि धागा खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसमें उलझा रहता हूँ। बट आप एक बात बताओ, अगर इन्हीं चीजों में आप उलझे रहे तो कभी भी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ 100%। तो क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आप पे डिपेंड ना करे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आप पहले से अगले 1 महीने की प्लानिंग कर सको और उसके हिसाब से एक्ट कर सको। कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम है, अब इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक है जो एक्सीडेंटल है, उसके लिए बस आपको एक बैकअप स्ट्रैटेजी चाहिए कि अगर आग लग गई तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कराई हुई अपनी फैक्ट्री की, दैट इज एक्सीडेंटल। एक है जो रोज की प्रॉब्लम है, ये धागा और कपड़ा तो रोज का है अगर आपका ये काम है तो ये जो रोज की प्रॉब्लम है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपके बिजनेस में एक एक इंसान को पता होना चाहिए, जो भी उसमें लोग हैं। जैसे आप अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं टोटल? अभी सर 12 लोग हैं टोटल। तो उन 12 के 12 लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये काम किसका है,
वो काम दो लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो का होगा तो वो दोनों एक दूसरे पे डालेंगे। वो एक का होना चाहिए। जब वो छुट्टी पर है तब वो किसी और का होना चाहिए। मतलब प्रॉपर, हाँ, हम लोग उस तरह से सिस्टम बनाएं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 200% उसी से हम क्वेश्चन करें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया। शुरुआत में जब तक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाता, आज आपकी 10-12 लोगों की टीम है, आपको डेली बेसिस पे एक टास्क असाइन करना होगा सुबह जाते ही कि आपका ये टास्क है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। कोशिश ये करनी है कि खुद कुछ भी नहीं करना है, या करना भी है तो सिर्फ वो करना है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं, क्योंकि 12 लोगों की टीम ऑलरेडी है। अगर नहीं होती तो मैं कहता कि हाँ मैनेज आपको करना है, तो मैनेजमेंट से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस स्टेज में इनकी लाइफ में मैनेजमेंट यूजलेस टास्क है, छोटा काम है, टेम्पररी है, ऑलरेडी टीम है। बट हो सकता है आप अपना खुद का, आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट छोटा नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद मैनेजमेंट नहीं सीखेगा तब तक वो आगे डेलीगेट कैसे करेगा। तो आपने मैनेज करना सीखा, अब लोगों से मैनेज करवाओ, खुद कुछ भी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेल्स कैसे बढ़ेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको सेल्स बढ़ाना आ जाएगा, जो अभी नहीं आता है, हो सकता है, बट जब आ गया तो उसको भी आप डेलीगेट कर दोगे, तो उससे भी आप बाहर निकल आओगे। तो एंड में जो एक बिजनेस ओनर होता है, जो सीईओ होता है, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि कौन सा काम किस इंसान को देना है जो उसको अच्छे से कर सके। आज 12 लोग हैं आपके पास में, उसमें से किसको वो काम देना है जो बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, या जो एक्चुअल में कर सकता है। दोनों में बड़ा फर्क है, और उसका इंसेंटिव क्या है उस काम को करने में। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मजेदार, अभी ताजा ताजा फ्रेश एकदम। एक हमारा बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों को पता है, और कुछ बिजनेसेस हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। उसमें से एक बिजनेस है जहां पे अभी नया नया उस काम को शुरू किया, और सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से जितना हमने सोचा भी नहीं था। मतलब शुरू हुआ था आज से 2 महीने पहले, तब दिन के आ रहे थे 20-30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, फिर आ गए 100 ऑर्डर, फिर आ गए 200 ऑर्डर, फिर आ गए 500 ऑर्डर। ये सब हुआ 1.5 महीने के अंदर। तो टीम बेसिकली जा करके 300 ऑर्डर पे अटक गई। मतलब उनके माइंड में बैठ गया कि 300 ऑर्डर तक तो हम कर सकते हैं, तो उनकी सोच जा करके 300 ऑर्डर पर डे पर अटक गई। जबकि मुझे पता है कि उस टीम में कैपेबिलिटी है, 20 लोगों की टीम है, वो दिन के 2000 ऑर्डर भी संभाल सकती है, बट उनकी सोच अटक चुकी है 300 पे। तो मेरी सोच है 2000 ऑर्डर की पर डे की, उनकी सोच है 300 ऑर्डर की पर डे की। अब ये अलाइन कैसे होगी? तो अब समझो मैंने क्या किया, इसका क्या सोल्यूशन निकाला। मैंने कहा इसको अलाइन करना पड़ेगा, मतलब मेरी जो सोच है और उनकी जो सोच है वो सेम लेवल पे लानी पड़ेगी, तभी काम होगा ना। उनकी सोच है 300, मेरी सोच है 2000, बहुत बड़ा गैप है। तो मैंने क्या किया, वहां पर जा करके ऑफिस में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया, उस पर माइंड मैपिंग करी, और उसके सेंटर में लिख दिया 2000 ऑर्डर्स पर डे, और उनको क्लियर बोल दिया कि जैसे ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे 2000 ऑर्डर्स पर डे, जो जितनी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं ये अगले 2 महीने में अचीव हो जाएगा। तो अचीव होते ही जो भी आपकी सैलरी है, मान लो 50,000 रुपए है, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा बोनस उस पर्टिकुलर मंथ में मिल जाएगा। यानी कि अगर अभी 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए तो सैलरी मिलेगी उस महीने में, प्लस 1 लाख रुपए और मिल जाएगा एज एन इंसेंटिव सबको, सिर्फ सेल्स वालों को नहीं, पैकिंग वालों को, शिपिंग वालों को, जो भी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं उनको, जो वेयर हाउस में काम कर रहे हैं उनको, सबको। फिर जैसे ही हम 5000 ऑर्डर्स पर डे को अचीव करेंगे, जो अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा, उनको 3 चेक एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बट हमारी कंपनी में पहले पास में बहुत बार ये हो चुका है, तो उनको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो वो हवा में नहीं है बात, तो उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा होगा। बट इससे हुआ क्या, थॉट प्रोसेस मेरी और हमारी टीम की अलाइन हो गई। अब वो भी सब चाहते हैं कि हम 2000 को अचीव करें, एंड दे आर ओपन फॉर आइडियाज कि कैसे करें। पहले अगर मैं बात करता तो एक रेजिस्टेंस आ जाती, तो हम अपनी सोच से आगे कैसे बढ़ते हैं ये क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे एक और लेयर को टच कर दिया इस कॉन्वर्सेशन की। अभी तक हमारा टॉपिक ये था कि कैसे हम अपनी सोच को एक्सीड करें। मैंने बताया कि अगर आपकी सोच तो बड़ी है लेकिन आपकी टीम की छोटी है, तो उनकी भी सोच को अपनी सोच पे कैसे लाते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग होती है, रिवॉर्ड शेयरिंग होता है, मतलब आप कहो कि काम आप करो लेकिन फायदा पूरा मुझे होगा, तो बात नहीं बनेगी।
उस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वापस से अपने ऊपर। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारी अपनी एक सोच होती है कि हम यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। ये होती है जो सोच करके हम उस काम को शुरू करते हैं। फिर जब करते हैं एक्चुअल में और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता है तो हमारा ध्यान चला जाता है रिजल्ट की तरफ, तो बड़ी सोच पीछे चली जाती है। कैलकुलेशन होने लग जाती है वो छोटे रिजल्ट के बेस पे। आया समझ में? नहीं आया? देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी काम को शुरू किया तो शुरू क्या सोच करके किया कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें हमारा टारगेट सेगमेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन है मान लो 150 करोड़, उसमें से ये हमारा टारगेट सेगमेंट है मान लो 15 करोड़ लोग। तो 15 करोड़ लोग अगर हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं महीने में एक बार तो हमारी कंपनी की रेवेन्यू हो जाएगी 150 करोड़, एज एन एग्जाम्पल। लेकिन जब हम एक्चुअल में उस काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिन हो जाते हैं और रिजल्ट आना शुरू होता है तो एकदम से तो 150 करोड़ नहीं आ जाएगा ना, वो आने में तो 5-10 साल लगेंगे ना। तो जब रिजल्ट आता है तो ध्यान वहां चला जाता है और सारी कैलकुलेशंस उसके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। इसको और सिंपल करता हूँ जिससे आप लोग रिलेट कर जाओ। जैसे किसी एंट्रेंस की हम तैयारी करते हैं तो एंट्रेंस का जो एक्चुअल में रिजल्ट आना है वो तो आना है 1 साल बाद या 2 साल बाद, लेकिन जो पहला टेस्ट होता है उसमें जो नंबर आते हैं वो आपकी एक्चुअल में सोच बन जाती है। मतलब गए थे उस इंस्टीट्यूट में ये सोच करके मेरे को इसको क्रैक करना है, लेकिन जब पहला टेस्ट दिया वहां पर उस इंस्टीट्यूट में तो नंबर आए इतने कम, तो अब दिमाग वहां चलता है, वहां नहीं, उसको हम भूल जाते हैं कि अब मैं इससे ज्यादा कैसे लाऊं। मतलब मान लो 100 में से चाहिए 90, आपके आए 50, तो आपके दिमाग में 90 चलता है या 50 चलने लग जाता है? 50 चलने लग जाता है। आप सोचते हो 50 को 60 कैसे करूं। जैसे बिजनेस को आप शुरू करते हो ये सोच करके कि यहां से 10 लाख रुपए महीने का आएगा और पहले महीने में लॉस होता है 10,000 रुपए महीने का, तो अब दिमाग क्या चलेगा कि 10 लाख कैसे आएगा, पहले ये 10 तो निकालो, 10 तो निकालू। समझ गए? अब आया समझ में? तो आपकी सोच कहां चली गई? बड़े से हट करके छोटे पे, फिर और छोटे पे। अब ये 10 निकालने के चक्कर में आप उल्टे सीधे काम करोगे तो 10 का 20,000 रुपए लॉस होने लग जाएगा महीने का। अब आप कहोगे अब क्या करूं, अब आप पैनिक मोड में आ चुके हैं, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। वो बड़ी सोच तो गायब हो चुकी है। इंसान कहता है जो भी मिल जाए बढ़िया है, किसी भी तरीके से सरवाइव करो, किसी भी तरीके से आगे बढ़ो। तो यही तो टॉपिक है आज के सेशन का, ध्यान से समझोगे तो। मतलब हुआ क्या कि आपने कुछ सोच करके काम को शुरू किया, जब एक्चुअल में गए तो रिजल्ट मिला बहुत कम। मान लो आपने इंजीनियरिंग करी कहीं से, जब कॉलेज से निकल रहे थे तो माइंड में बैठ गया कि मेरे को तो 20 लाख का पैकेज ऐसे ही मिल जाएगा। जब मार्केट में गए तो पैकेज मिला मैक्सिमम 6 लाख रुपए का, वो भी एक ऐसी कंपनी से जो आपको पता है कि रखने के बाद में कुछ महीने में निकाल देगी। एक्चुअल में जो पैकेज मिला वो मिला 5 लाख रुपए का। तो अब आप ये सोच रहे हो कि 5 लाख को 6 लाख कैसे किया जाए, 20 लाख कहाँ है। अभी तो आप ये सोच रहे हो अभी मेरे को 5 लाख की जो जॉब मिली है पहले तो इसको कैसे बचाऊं, ये हाथ से ना निकल जाए, ऊपर से 5 का 6 कैसे होगा, यहीं पे होगा या जॉब चेंज करनी पड़ेगी। बस ये हो गई छोटी सोच। अब तो सबको क्लियर हो गया ना, नाउ वी आर ऑन द सेम पेज, राइट। अभी रिसेंटली क्या है, 3 महीने पहले मैंने गारमेंट स्टोर ओपन किया एक मॉल में, और मैंने यही सोच के ओपन किया था कि बहुत बड़ा स्टोर होगा, फिक्स प्राइस पे, फिक्स रेंट में। मॉल में स्टोर लेने के बाद, शॉप लगाने के बाद मुझे पता चला पूरा मॉल ऐसा है, 5,000 बोला और आप निकल के जा रहे हो, सर आप इधर आओ 500 में दे देगा। तो देखो यही हो रहा है, अब ये ग्राउंड रियलिटी है जो हमें पता नहीं होती है काम शुरू करने से पहले। बड़े स्टोर्स का भी यही है, मतलब उसने 5,000 बोला, नहीं दे सकता, मेरी मम्मी को नहीं दे सकता, आप निकल के जा रहे हो, भैया आप इधर आओ, चलो कोई नहीं 100 रुपए बचेगा मुझे, पर आपको दे देता हूं मैं। तो ये मम्मी कसम आपको दिन में कितनी बार खानी पड़ती है? मतलब सर मैं बता रहा हूँ साथ, तो फिर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं करते, लिख करके लगा दो, माँ कसम मैं नहीं दे सकता जगह जगह पर। हाँ। फिर शुरू में मैंने ये चीज किया, फिक्स रेट, बट जो कस्टमर बेस था वहाँ का वो भी ऐसा ही कि हम इसलिए थोड़ी आते हैं इस मॉल में, हम तो इसलिए आते हैं कि रेट में झिकझिक होगी, हम अपनी रेट पे लेके जाएंगे, फिक्स रेट के लिए इस मॉल में कोई नहीं आ रहा। अब फिर फाइनली हमें भी वही करना पड़ता है कि 4,000 बोला और ठीक है 1,000 में लेके जाना है, लेके जाया। मतलब वही चलता है, अगर बंदा 4 में रेडी है तो वो 4 में गया, 3 में रेडी है तो 3 में। इवन अगर 100 रुपए भी बच रहे हैं वहाँ का ये नहीं है मैं कोई बात नहीं बेचू इसे। तो अभी क्या हो रहा है, जो आपने शॉप खोली कितना टाइम हो गया उसको खोले हुए? 3 महीने समथिंग। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट में है सर। फिर क्या टेंशन है? बट सर इस तरह से बड़ा नहीं सोच सकते ना, जो आपने पॉइंट का, फिर बड़ा कहाँ से, कस्टमर रिपीट रेट तो है ही नहीं, किसी को आपने 5। जैसे रेंट कितना है? 25,000।
वो निकाल करके और खर्चे निकाल करके और जो लोग रखे हुए हैं सब हटा करके एंड में कितना बच जाता है महीने का? 35 to 40 तो बचता ही है कॉस्ट। और अभी शुरू करे हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे बात करके कि इसी पॉइंट पे जा करके अटक जाओगे। हाँ, बड़ा कैसे, इसको बड़ा कैसे करोगे? बड़ा तो हो ही नहीं सकता, रिपीट रेट तो कुछ हो ही नहीं सकती ना सर, इसमें कोई रिपीट ही नहीं है, बस फेस देख के आपको टोपी पहनाने वाला गया मैं पूरे मॉल का। यही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते हैं। इसको ऐसे देखो, एक नदी का बहाव है जो इस तरफ जा रहा है, हम उसको बदलने में लगे हुए हैं और वहीं पे बिजनेस मॉडल के फेल होने की या स्टैग्नेंट होने की शुरुआत हो जाती है। जैसे मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा इस बिजनेस में? हाँ बताइए। अब जैसे इसमें ये भी है ना, ठीक है इसमें ये भी है ना, जैसे मैंने कहा ठीक है मैं तो नहीं दे रहा, बगल वाला तो रेडी है ना, मैं नहीं दे रहा, बगल वाला रेडी है, आप निकल के गए, नहीं मैं 800 में भी नहीं ले रहा, अरे भैया मैं दूंगा 600 में, वो चाचा का लड़का है, आप ऐसे 4 दुकानें पास पास में लेके इन्होंने सेम, और सब अपनी माँ की कसमें खा रहे हैं। तो उनकी माँ का क्या होता है? जैसे पहले मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं करता था क्योंकि मुझे पता है एक्चुअल प्राइस क्या है, फिर उन लोगों ने कहा ना कि जादू तो कैलकुलेटर का ही है। अब उसमें जैसे कस्टमर ने 5 चीजें ली, ऐसे खट 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 किया मैंने, ये लो आपका ये हो गया, कस्टमर का माइंड वहां पे मतलब वैसे हो जाता है, यार ये क्या हो गया, ये वो, ठीक है भैया 3500 हो गए दे दो, अब वो काम ही नहीं करा सकता, कैलकुलेटर पे इतनी स्पीड से मैंने बटन दबाए, ऐसे गुना भाग किया और ये लो, मतलब कैलकुलेटर से वो लोग माइंड से खेल जाएंगे और वैसे, पर इस तरह से बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। नंबर 1 आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, नंबर 2 आप अंदर से तो कुछ गलत ही कर रहे हो ना, तो आप करप्ट होते चले जा रहे हो। मतलब बेसिकली आप कैलकुलेटर में जो कर रहे हो उसका मतलब ये हुआ कि है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, कि टोटल किया फटाफट फटाफट खटखट खटखट, देखो जी इतना लेस हो गया, इतना लेस हो गया, ये वो। कैलकुलेटर इज जस्ट फॉर सामने वाले के माइंड से खेल जाना कि हाँ। सामने वाला बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, अब उसको समझ नहीं आता कि करूं तो करूं। तो जादू ही सीख लो, फिर बचा क्या? जादू करो, हिप्नोटाइज करो कस्टमर को, हिप्नोटाइज करके जो उसने चेन पहनी है वो उतरवा लो। सर इसी से बिल्कुल रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हमारे ट्रक चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम ट्रक लगाते हैं तो वहाँ पे टेंडर भरे जाते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, इस तरीके से। तो वहाँ पे मान लो कोई कह रहा है मैं 40 रुपये किलोमीटर के हिसाब से अपना ट्रक दे दूंगा, कोई कहेगा मैं 35 के हिसाब से दे दूंगा, कोई कहेगा मैं 30 के हिसाब से दे दूंगा, और ट्रक तो सर सबके सेम ही है, तो इसमें चेंजेस भी क्या कर सकते हैं कि भाई हमारा ट्रक बढ़िया है बेकार है, ये भी नहीं कह सकते। और इसी चक्कर में सर मार्जिन बहुत कम हो गया है, मार्जिन बहुत कम हो गया, प्लस मान लो आपने ट्रक निकाला हुआ है और आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ट्रक के साथ में किस्तें भी जुड़ी हुई रहती हैं 50-55 हज़ार रुपए की, तो लोग बाग अपने ट्रक को खाली किस्तों पे ही दे देते हैं कि बस मेरी ये किस्त ही निकालता रहे, तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस मॉडल में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो आप चाहो भी तो आप ज़्यादा पैसा इस बिजनेस में कमा ही नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए जहां पर हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो ट्रक लेकर के फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बस किसी तरीके से किश्ती निकल जाए मेरी, मेरा ट्रक खाली खड़ा है, इससे अच्छा है वहां लग जाए बस 1 साल के लिए, किसी भी भाव में लग जाए, तो वो किसी भी रेट में करने को तैयार है। तो इससे बढ़िया तो आप किसी बैंक में जाकर के एफडी करा दोगे, वहां पे इससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे। वो आपको कैलकुलेट करना है कि आपके बिजनेस की रिटर्न कितनी है, कि एंड में ये सब करके, यानी वो ट्रक अगर आपने अपने पैसों पे ना खरीदा होता, आई एम अज्यूमिंग कि आपके जो ट्रक हैं वो अपने पैसों के, जी सर, तो अगर अपने पैसों पे ना होता, आपने फाइनेंस कराया होता, तो कितना ब्याज जाता? क्या वो ब्याज निकल रहा है? नहीं सर। और ऊपर से प्रॉफिट निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो बिजनेस बेकार है, कुछ और सोचो। ठीक है, इसको यहीं तक रोकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो अब आपने कहा कि अब ये वाला प्रॉब्लम है, तो अब इनके केस में सॉल्यूशन क्या है? देखो ये अभी क्या गलती कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं एक ऐसे कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना, इस तरीके से बेचना जो उस कस्टमर को नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली कस्टमर से कंपटीशन कर रहे हैं, कस्टमर से लड़ाई कर रहे हैं, जो दुनिया की कोई ताकत जीत ही नहीं सकती। क्या हो, अगर वो जो कस्टमर है जो उसको चाहिए उससे ज्यादा, या उस मॉल में जहां पर के इस तरीके से बिजनेस होता है वहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उस कस्टमर को आपकी दुकान से मिले, तो उस कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए ध्यान से समझो। जो इस तरह के मॉल में आ रहा है जहां पे सब कुछ ही सस्ते में मिल रहा है,
तो सर वहां पे ज्यादातर कस्टमर को बस डिस्काउंट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप एक स्टेप और आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो सोच एक जगह पे जाके अटक रही है, कस्टमर को फ्री में चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर कस्टमर को फ्री में मिल जाए, उसको इससे मतलब नहीं है आपका मार्जिन ज्यादा है कम है, आप कैलकुलेटर पे क्या घपला कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसको ये है मुझे इन सारी दुकानों में से सबसे सस्ता जहां मिल जाए मैं वहां से लूं। मैं वहां से लूंगा। अब फ्री से सस्ता क्या होगा? फ्री कैसे देते सर? अब आ गया ना प्रॉब्लम, फ्री कैसे दे दे सर? ये क्वेश्चन पूछो और इस क्वेश्चन के साथ ठहरो। अगर इस क्वेश्चन को आपने क्रैक कर लिया तो सोचो क्या होगा। जो मैंने कहा ना कि हमारी सोच से ऊपर कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। सर फ्री तो नहीं, मैंने 100 रुपए में लोगों को सामान दिया है और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, भैया ये तो प्रॉब्लम आ गई, नया दो मुझे, तो वो 100 रुपए तो फ्री ही है। 100 रुपए फ्री नहीं होता है, फ्री होता है 100 रुपए होता है। अब आपने चाहे 100 रुपए में दिया चाहे 1000 रुपए में दिया, प्रॉब्लम आई तो कस्टमर वापस आएगा। अब ये जो चीजें हैं सोचना, ये क्या सही क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है ये जो हम पूछ रहे हैं अभी, कि कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को फ्री में चाहिए। अगर ये किसी तरीके से इस बिजनेस मॉडल को क्रैक कर लें कि फ्री में कस्टमर को वो दें जो कस्टमर को चाहिए, जो मॉल में और कोई नहीं दे रहा, और फिर भी बहुत पैसा कमा लें, तो सोचो ये कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे उसी मॉल में बैठे बैठे। हाँ, तब तो फिर आगे बढ़ सकते हैं इसी मॉल में। मतलब बाकी के लोग बैठ करके बस सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, लेकिन वही कुछ जादू है जो आपने बोला ना, कैलकुलेटर का जादू, वो कुछ जादू है। तो अब क्या होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन हम पूछते हैं तो पूछते ही अंदर से जवाब आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। तो जब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे आगे कैसे बढ़ोगे? समझे मैंने क्या बोला? हम ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है जो एक्चुअल में आपकी सोच जहां तक भी जा रही है उससे लाख गुना ज्यादा आप अचीव कर सकते हो। तो उसको अचीव कैसे करोगे? मैं अपने बिजनेस का एग्जांपल देता हूं। अभी जो मैंने बताया कि 1-2 महीने पहले जो मैंने किया बिजनेस शुरू, उसमें मैंने कुछ ऐसी चीजें करी जो कोई और मार्केट में नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक्सपीरियंस मैंने कहाँ से लिया? बचपन में मैं एक दुकान पे जूस पीने जाता था, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर दुकान वाला ऐसा था जो क्या करता था कि जब एक गिलास मैंने पिया जूस का, उसके बाद में जो बच जाता था वो भी बोलता था ये भी ले लो। आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा क्या? ऐसी दुकान पे आप बार बार जाते हो, या ऐसी दुकान पे जो गिन करके देता है कि 15 रुपए का गिलास है तो ये 15 रुपए का जूस है, और उसमें क्या हुआ 15 रुपए में आपने हिसाब लगाया, कई बार तो आधा गिलास और मिल जाता था, मतलब 15 में 20 का जूस मिल गया। तो क्या उस दुकान पे बार बार नहीं जाते हम? ये इंडिया में ही होता है, ये बाहर किसी कंट्री में नहीं होता है। वहां पे फिक्स प्राइस होता है, यू वांट ऑरेंज जूस, दिस इज फॉर $2, दिस ग्लास इज फॉर $5, दिस इज फॉर $10, ऐसे होता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, बट ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है, वी वांट एक्स्ट्रा, हमको एक्स्ट्रा चाहिए, हमको उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। फ्री में कुछ मिल जाए तो मजा आ जाता है ये मेंटालिटी या नहीं है? जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिर भी मिल जाए तो और मजा आता है। एक्सपेक्ट करके लिया तो फिर इतना मजा नहीं आता है, फिर तो ये हो जाता है कि हाँ मैंने बार्गेनिंग करी और मैंने ले लिया, तो अब मेरे हाथ में पावर है, मैं कल को किसी और दुकान में जाऊं, वहां भी जाकर के बार्गेनिंग करूं, वहां से भी ले लूं। बट ये आपने बार्गेन नहीं किया। अब ये कितनी छोटी सी बात है जो आप सबने एक्सपीरियंस करी है, बट क्या कभी इतना डीपली सोचा इसके बारे में? यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंसाइट है, यहाँ पे हम सबकी एक सोच है जिसको मैंने पकड़ा है। वो क्या है कि जब बिना कुछ एक्सपेक्ट करे कुछ फ्री में मिल जाता है, या जितना हम सोच रहे हैं, जितना हमने पैसा दिया है उससे बहुत ज्यादा कुछ फ्री में मिल जाता है, तो मजा आ जाता है। तो मैंने क्या किया, हमारे वहां पर जो नया बिजनेस है वहां पर जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे थे उनके लिए स्पेशली कुछ एनवलप्स मंगवाए हार्ट शेप के, उसमें फ्री गिफ्ट रखा, साथ में एक हैंड रिटन नोट, लिटिल सरप्राइज फॉर जो भी उसका नाम था उसके साथ में, और एक हार्ट बना हुआ, और साथ में वो फ्री गिफ्ट, बाय 1 गेट 1 बट एज अ सरप्राइज। इसके बाद में क्या हुआ, जो रिपीट रेशियो था हमारे बिजनेस का, वो पहले था 20%, वो अब बढ़ करके हो गया है 50%। और बिजनेस वो जहां पर रिपीट हो, नहीं तो बिजनेस नहीं है। जैसे इनके बिजनेस में रिपीट रेशियो 0% तो है, वही है सर प्रॉब्लम। जैसे एक है मुर्गी का बिजनेस, एक है अंडे का बिजनेस, तो अभी इनका मुर्गी
मुर्गी का जो मुर्गी का बिजनेस है, ये मुर्गी का बिजनेस है। जो भी है मुर्गों के भी कपड़े रखते हो आप या सिर्फ मुर्गियों के रखते हो? किसी के नहीं सर, मेंस एंड वुमेन्स सर। अच्छा, दोनों रखते हो, ठीक है, तो दोनों काटते हैं। बट हम लोगों ने ये सोचा था 1 साल बाद दूसरे मॉल में बड़ा स्टोर ले लेंगे जहाँ फिक्स प्राइस। वो तो आपने सोचा था, सोच